It is the branch of physics that deals with the concepts of heat and temperature that deals with the concepts of heat and temperature that deals with the concepts of heat and temperature and the interconversion of and the interconversion of heat and other forms of energy. Interconversion of heat and other forms of interconversion of heat and other forms of energy. उसके बाद नोट करें थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल इक्विलिब्रियम में नोट करेंगे two systems are said to be in thermal equilibrium two systems are said to be in thermal two systems are said to be in thermal equilibrium with each other. Thermal equilibrium with each other if they have the same temperature. If they have the same temperature. If they have the same temperature. देखिए इसमें हमको क्या करना है कि जैसे थर्मोडायनेमिक्स है तो थर्मोडायनेमिक्स की सबसे पहले तो ये डेफिनेशन है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कांसेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड इंटरकन्वर्जन ऑफ हीट एंड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के हीट को दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में इंटर कन्वर्ट जो हम कर देते हैं तो वो जो कन्वर्जन है कि हीट को आप मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं या केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो सारी चीजें जो हैं वो इसी में हमको पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स में. फिर है थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब कभी भी हम ये कहते हैं कि कोई दो सिस्टम्स हैं, अभी वो दो सिस्टम्स क्या होंगे, जैसे हमने ये बोल दिया कि मान लीजिए कि एक ग्लास मतलब एक जार है पूरा और उस जार के अंदर हमने कोई गैस मॉलिक्यूल्स डाल रखे हैं, अलग अलग तरीके के गैस मॉलिक्यूल्स डाल रखे हैं जो आपस में टकराते हैं. तो जब आपस में टकराते हैं तो उनका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है. तो हम ये कहेंगे कि वो जो ग्लास का एक जार है जिसके अंदर मैंने बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स अंदर भर रखे हैं तो वो एक सिस्टम हो गया. और उस सिस्टम में जो टेम्परेचर है वही अगर किसी दूसरे सिस्टम में भी टेम्परेचर है तो हम ये कहेंगे कि दोनों सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है. फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि हम मान लीजिए रोटियां बनाते हैं. तो रोटियां हम बनाते हैं तो रोटी बनाने के बाद में हमने क्या करा कि हमने एक प्लेट में रोटी को रखा और दूसरी प्लेट में भी रोटी को रखा और हमने देखा कि अगर दोनों प्लेट्स का टेम्परेचर सेम है तो हम ये कहेंगे कि ये वाली प्लेट यानी कि ये वाला सिस्टम
दूसरी वाली प्लेट यानी कि दूसरा वाला सिस्टम, दोनों के दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स का जब टेम्परेचर सेम होता है तो हम ये बोल देते हैं कि दीज टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। समझ गए? सभी को क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि जैसे हमने ना न्यूटन्स के कुछ लॉज पढ़े थे कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ऐसे हमने न्यूटन के जैसे कुछ लॉज पढ़े थे। तो जैसे फर्स्ट लॉ से न्यूटन का पहला जो लॉ है वो फर्स्ट लॉ मान लिया गया, फिर सेकंड लॉ आया, फिर थर्ड लॉ आया। अब अगर मान लीजिए उस फर्स्ट लॉ से भी पहले कोई लॉ होता, या जैसे फर्स्ट लॉ डिफाइन कर दिया गया, तो फर्स्ट लॉ डिफाइन करने के बाद में हमको ये पता चलता कि नहीं नहीं, ये फर्स्ट लॉ पढ़ने से पहले भी हमको एक लॉ पढ़ना चाहिए था। तो हम फर्स्ट से पहले वाला, वन से पहले क्या नंबर आता है? जीरो आता है। तो हम उसको जीरोथ लॉ बोल देते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसा ही है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नाम दे दिया गया एक लॉ को, फिर दूसरे लॉ को सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद पता चला कि नहीं नहीं, इन सबको फर्स्ट लॉ को जानने से पहले भी हमें एक लॉ को जानने की जरूरत है। तो इस वजह से एक और लॉ बाद में डिस्कवर हुआ। वो जो लॉ था उसको नाम दे दिया गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आप नोट करें, हेडिंग डालें, मतलब फर्स्ट से भी पहले वाला लॉ है ये, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें लिखें, it states that if two systems A and B it states that if two systems A and B are two systems A and B are separately in thermal equilibrium, are separately in thermal equilibrium, if it states that if two systems A and B are separately in thermal equilibrium with a third system capital C, with a third system capital C, with a third system capital C, comma, then A and B are also in thermal equilibrium with each other. Then A and B are, अब आगे लिख रहा हूँ, are also in thermal equilibrium with thermal equilibrium with each other. With each other. एक डायग्राम बनाएंगे।
ये मैंने बीच में लिखा है एडियाबैटिक वॉल, ADIABATIC, एडियाबैटिक वॉल। आप देख लीजिए, आपको अपनी नोटबुक में इसको ऐसे करके लिखना है, कैसे लिखना है एडियाबैटिक वॉल। ये होता क्या है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। यहाँ लिखिएगा डायाथर्मिक वॉल। जिसमें इसमें ऐसा होता है, जो एडियाबैटिक वॉल है ना, एडियाबैटिक वॉल ऐसी वॉल होती है जिसमें ये है कि ये जो सिस्टम ए है, मान लीजिए ये 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर है, और जो सिस्टम बी है ये भी 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर है। ठीक है, या हो सकता है मान लीजिए ये अलग हो उसका टेम्परेचर, ये 50 डिग्री सेल्सियस है और ये मान लो 80 डिग्री सेल्सियस पर है। तो क्या है कि ये जो एडियाबैटिक वॉल है ये एक ऐसा इंसुलेशन प्रोवाइड करता है किसी भी दो सिस्टम्स को, कि इधर की हीट इधर ट्रांसफर और इधर की हीट इधर ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, पूरी तरह से दो सिस्टम्स को आइसोलेट कर देना, दो सिस्टम्स को एक दूसरे से अलग कर देने वाली वॉल को ही हम एडियाबैटिक वॉल बोल देते हैं। जो डायाथर्मिक वॉल होती है, डायाथर्मिक वॉल क्या करती है, डायाथर्मिक वॉल वो उसके थ्रू हीट ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, तो ये जो फिगर बनाई है, इस फिगर में आप 3 पॉइंट्स लिखेंगे। पहला लिखें आप, फर्स्ट पॉइंट नोट करें कि दिस फिगर शोज टू सिस्टम्स ए एंड बी, this figure shows this figure shows two systems A and B, two systems A and B separated by an adiabatic wall, separated by an adiabatic wall, ब्रैकेट में लिखिए थ्रू विच heat does not flow, through which heat does not flow, जिसके थ्रू हीट फ्लो नहीं करती, through which heat does not flow. They are separated from a system C. Next point, they are separated from a system capital C. They are separated from a system capital C by a diathermic wall through which heat can flow, by a diathermic wall through which heat can flow, through which heat can flow, full stop. The systems A and C, the systems A and C the systems A and C and B and C will reach thermal equilibrium, and B and C will reach thermal equilibrium separately.
ठीक है, सभी को क्लियर है? यहाँ पर क्या है कि ए और बी में किसी तरीके का हीट ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन ए और सी का भी एक ही टेम्परेचर बन जाएगा और बी और सी का भी एक ही टेम्परेचर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हीट इधर से इधर ट्रांसफर नहीं होगी। सभी को क्लियर है इतना? बताइए। सर लेकिन जब टेम्परेचर सेम रहेगा तो फिर एक तरह से ही ट्रांसफर हुई है कहीं पर। एक मिनट, आवाज थोड़ी सी ना वैसी आ रही है, नहीं आया समझ में, दोबारा बताओगे? सर मैं कह रहा हूँ कि टेम्परेचर जब सेम रहेगा ए और सी का और बी और सी का, तो कहीं ना कहीं हीट ट्रांसफर हुई है, शायद ऊपर हुई है। सुनिए, इसमें ऐसा होगा कि जैसे मैंने ये कहा कि जब ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गए, तो इसका मतलब टेम्परेचर ए का और सी का इन दोनों का इक्वल हो गया। जब बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गए, तो बी का और सी का भी टेम्परेचर सेम हो गया। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि भाई फिर ए और बी का भी तो टेम्परेचर सेम हो जाएगा। हाँ सर, वही कहना चाह रहा था मतलब। हाँ हाँ हाँ, वही, ये लॉ भी वही है, ये लॉ भी वही है कि इफ टू सिस्टम्स ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम, कि ए का और सी का टेम्परेचर अगर सेम हो गया, बी का और सी का टेम्परेचर सेम हो गया, तो इन दोनों के बीच में भले ही एक एडियाबैटिक वॉल लगा रखी हो, लेकिन इन दोनों का भी टेम्परेचर सेम हो जाएगा। सही है, समझ गए? यस सर। चलिए जी, तो यहां से ये मैं ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूं। अब नोट करें आप इसमें, नोट करिएगा, जीरोथ लॉ ऑफ thermodynamics, zeroth law of thermodynamics implies that temperature is a physical quantity, implies that temperature is a zeroth law of thermodynamics implies that temperature is a physical quantity which has the same value for all systems, which has the same value for all systems, which has the same value for all systems which are in thermal equilibrium with each other, which are in thermal equilibrium with each other। ठीक है, इसमें आप ना स्टार मार्क कर लो, इस पर आप स्टार मार्क कर लीजिए और यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, स्टार क्यों मार्क करवा रहा हूँ कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर को किस तरह से डिफाइन करा गया। दोबारा बताता हूँ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर को किस तरह से डिफाइन करा गया, ये चीज पूछी जाती है एग्जाम में। तो क्वेश्चन, और क्या क्वेश्चन बनता है, लिखिएगा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर as per zeroth law of thermodynamics। एक तो ये क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर एज पर जीरोथ लॉ, वो आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन समझ गए होंगे कि वो थर्मोडायनेमिक्स लिखा है मैंने नीचे। ठीक है,
उसके बाद आप देखिएगा, ये अगर ये आपसे पूछा जाता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर एज पर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ लिखेंगे पहले, फिर ये डायग्राम बनाएंगे, फिर ये 3 पॉइंट्स लिखेंगे, उसके बाद जीरोथ लॉ की डेफिनेशन क्या है टेम्परेचर की वो आप लिखेंगे यहाँ पर। तो ये आएगा जब एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाएगा। तो अगर कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा रहा है तो कॉन्सेप्ट आपका 4 नंबर से कम में नहीं आने वाला। ठीक है। अच्छा, अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो वो 1 नंबर में आएगी, उसमें केवल ये लिखना है। तो एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, एक क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूँ इधर, ये है डिफाइन टेम्परेचर सिर्फ इतना आ जाए, या डिफाइन टेम्परेचर एज पर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा केवल, इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ आपको इतना मेंशन करना है, ये जो डेफिनेशन इधर लिखवाई है बस। क्वेश्चन नंबर 1 में पूरा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट एक और लिखेंगे आप, दस इफ ये चीज जो लिखी थी इसी को दोबारा लिखवा रहा हूं। 10 if TA is equal to TC, comma TB is equal to TC, then TA is equal to TB। सभी को क्लियर है? यहां तक बता दीजिए। अभिनव, अंशित, आर्यन, देविना, सभी को क्लियर यस है? सर, यस सर, यस सर। शिवांश, नव्या, लक्ष्य, कनिष्क, स्वस्तिक, यस वेदांत, सर। सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए। सर इतना क्वेश्चन करने, हाँ जी, ठीक नंबर है। 1 वाला दोबारा बता दो। दोबारा क्या कह रहे हो? सर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखना था दोबारा बता दो। क्वेश्चन नंबर 1 में पूरा ये जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जितना भी लिखवाया है ये पूरा का पूरा आपको उसमें लिखना है, और ये डायग्राम भी बनाना है। और अगर क्वेश्चन नंबर 2 में केवल डिफाइन करने के लिए पूछा जाता है तो ये केवल 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये डेफिनेशन लिखनी है कि जीरोथ लॉ के हिसाब से टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है वो बताइए। ठीक है। बस मुझे आप 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं अभी आ रहा हूँ, फिर आगे अगला टॉपिक हीट और इंटरनल एनर्जी स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट का टाइम दीजिए बस। नोट करेंगे इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इसमें लिखेंगे द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द सम ऑफ
The internal energy of a system is the sum of molecular kinetic and potential energies, is the sum of molecular kinetic and molecular kinetic and potential energies in the frame of reference in the frame of reference relative to the frame of reference relative to which the center of mass relative to which the center of mass of the system is at rest. Center of mass of the system is at rest. कुल मिलाकर ये है कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है कि जैसे कोई भी अगर हम सिस्टम की बात करते हैं तो उस सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जीज भी होती हैं और पोटेंशियल एनर्जीज भी होती हैं. अभी डिस्कस करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी कब डेवलप होती है किसी भी सिस्टम के अंदर और इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी कब डेवलप होती है किसी भी सिस्टम के अंदर, वो अभी डिस्कस करेंगे. लेकिन इंटरनल एनर्जी क्या होती है कि सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी सिस्टम के अंदर जो है, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी और सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जीज का जो सम है उसको हम इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बोल देते हैं. अब यहाँ पर लास्ट में जो इन्होंने बोला है कि रिलेटिव टू विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज एट रेस्ट. सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम का मतलब क्या है कि पूरा जो सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा. मतलब ये है कि उसका सेंटर ऑफ मास अगर इधर उधर हिला तो समझ लीजिए सिस्टम ही इधर उधर हिल जाएगा. जैसे हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली हमारा सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक. ठीक है, अगर हमारा सेंटर ऑफ मास ही कहीं पर मूव नहीं करता तो इसका मतलब हम बस एक ही जगह पर हैं. हमारे बॉडी के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें अलग अलग तरीके की एनर्जीज, उनमें अलग अलग तरीके के वाइब्रेशंस हो सकते हैं. लेकिन क्योंकि सेंटर ऑफ मास अगर रुका हुआ एक जगह रेस्ट में है तो इसका मतलब यह है कि बॉडी कंप्लीटली रेस्ट में ही है. तो हम यही बोलते हैं कि अगर एक जार है, उस जार के अंदर गैस भरी हुई है और उस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो खूब आपस में टकरा रहे हैं. ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो टकराने से पहले जो उनके अंदर एनर्जी रहती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं. जो मोशन में है उनके अंदर जो एनर्जी है हम ये बोल देते हैं कि दे आर प्रोसेसिंग काइनेटिक एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी तो खूब होती है. ठीक है, लेकिन सिस्टम, ओवरऑल सिस्टम जो है वो रेस्ट में होता है. तो ये कहलाता है इंटरनल एनर्जी. सभी को समझ में आ गया इतना? बताइए, क्लियर है? यस सर. ठीक है. यस सर. चलिए, अब इसके Yes, sir. बाद मुझे ये देखना है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कैसे कैसे होती है. तो नेक्स्ट आप लिखेंगे कि इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस, if the volume of a gas increases, comma, work is done by the gas if the volume of a gas increases, work is done by the gas against intermolecular attraction, against intermolecular
against intramolecular attraction, and so its potential energy increases. And so its potential energy increases. Full stop. Thus, intermolecular potential energy of a real gas thus intermolecular potential energy of a real gas is a function of its volume. Is a function of its volume. अब आप ये देखिएगा, if the volume of a gas increases, सोचिए कि कोई भी गैस है, वो किसी जार के अंदर भरी हुई है, और वो एक्सपैंड होने लगती है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है तो हम ये कहेंगे कि क्या हो रहा है कि गैस जो है, गैस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, गैस छोटे छोटे पार्टिकल्स से, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी है। तो वो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को ना अट्रैक्ट कर रहे थे। तो अब क्या है कि गैस उनके अट्रैक्शन वाली फोर्स को ओवरकम करते हुए वो एक्सपैंड कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि कोई चीज है ऐसी, जैसे मान लीजिए कोई रबर बैंड है, वो रबर बैंड ऐसी रखी हुई है नॉर्मल पोजीशन में और मैं उसको स्ट्रेच कर रहा हूँ, तो एक फोर्स तो लग रही है ना उस पर। कौन सी फोर्स? जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जो उस रबर बैंड को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाना चाह रहे हैं। लेकिन मैं उस पर वर्क करके मैं उसको ऐसे खींच रहा हूँ, तो वर्क इज डन बाय मी ऑन दैट रबर बैंड। गैस के केस में गैस खुद एक्सपैंड हो रही है, गैस का वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है, गैस फूल रही है। तो आप ये देखिएगा कि अगर गैस का वॉल्यूम बढ़ता है तो इसका मतलब क्या है कि गैस के अंदर भी तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थे, तो वो उन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करते हुए गैस अपना वॉल्यूम बढ़ा रही है, ठीक है। तो अब क्या है कि जब गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो गैस काम कर रही है, गैस इज डूइंग वर्क। जब गैस वर्क कर रही है, किस पर वर्क कर रही है? अपने ही मॉलिक्यूल्स पर। तो अपने ही मॉलिक्यूल्स पर जब गैस वर्क कर रही है और उनका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब जब वर्क करा जाता है ना किसी भी चीज के ऊपर, जैसे हमने एक एग्जांपल आपको ये बताया था कि जैसे मान लीजिए एक ब्रिक है, उस ब्रिक को जमीन पर पड़ी हुई है, तो हम कहेंगे उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं है। हमने क्या करा, हम उस ब्रिक को लेकर हम धीरे 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 एक फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, हम बिल्डिंग की छत तक पहुंच गए। तो हमने जो वर्क करा वो सारा का सारा वर्क उस ब्रिक के अंदर स्टोर हो गया। और फिर उस ब्रिक को अगर हम एक हाइट से गिरा देंगे या एक हाइट पर रखेंगे, तो हम उस टाइम पर ये कह सकते हैं कि ये ब्रिक अभी रेस्ट में है। लेकिन अगर हल्का सा इसको गिरा दिया गया, हल्का सा इसको पुश कर दिया गया, तो इट कैन कॉज सीवियर डैमेज टू एनीथिंग विच इज केप्ट ऑन द ग्राउंड फ्लोर। तो वो उसको बहुत अच्छा डैमेज पहुंचा सकती है। इसका मतलब क्या है कि हमने जो भी वर्क करा सीढ़ियां चढ़ने में, वो सारा वर्क कहाँ स्टोर हो गया? वो सारा उस ब्रिक में स्टोर हो गया। इसी तरह से गैस एक्सपैंड हो रही है, तो एक्सपैंड हो रही है यानी कि वो वर्क कर रही है, तो वो सारा का सारा वर्क कहाँ स्टोर हो जाएगा? उसके मॉलिक्यूल्स में। तो उसके मॉलिक्यूल्स में जब वो वर्क स्टोर हो गया, तो वो क्या कहलाएगा? वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा, जैसे कि ब्रिक के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई थी। मेरी बात सबको क्लियर है? यस सर। मेरी बात सबको यस क्लियर है? सर। तो यहाँ पर यह समझाने की कोशिश करी गई है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किस पर डिपेंड करती है? वॉल्यूम पर। अगर गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी। तो ये कॉन्सेप्ट ये समझाने की कोशिश करा गया है यहाँ पर इसमें कि इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही बात रहती है कि कोई भी लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है, तो कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार एक दूसरे से टकराते रहते हैं, ठीक है। तो वो लगातार एक दूसरे से टकराएंगे, तो जब वो टकराएंगे लगातार एक दूसरे से, तो तब क्या होगा
तब वो काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। लेकिन अगर गैस सिर्फ और सिर्फ ऐसे एक्सपैंड हो रही है, तो एक्सपैंड जब वो हो गई, वॉल्यूम उसका बढ़ गया, तो अब जितने भी उसके मॉलिक्यूल्स हैं उन सबके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है। अब वो कुछ और कर सकते हैं, मतलब अब उनकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूँ। यहाँ पर सिर्फ ये देखना है कि सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है। यहाँ पर जो लिखा है ना, एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। वॉल्यूम चेंज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, बस ये याद रखना है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इधर लिखूंगा बीच में। नेक्स्ट पॉइंट नोट करें कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, as the temperature increases, as the temperature increases, the average kinetic energy of the gas molecules also increases. The average kinetic energy of the gas molecules also increases. Full stop. Thus, the internal kinetic energy of a gas thus the internal kinetic energy of a gas is a function of its temperature. इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये तो हम जानते ही हैं कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कोई भी गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, उनके पार्टिकल्स में जब टेम्परेचर उनका बढ़ता है तो उनका एजिटेशन शुरू हो जाता है, वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, और वो एक दूसरे से टकराने लगते हैं। और जब वो एक दूसरे से टकराएंगे तो इसका मतलब क्या है कि वो मोशन में आ गए। वो मोशन में आ गए यानी कि उनकी, वो अब मोशन में, मोशन का मतलब क्या है कि अब उनके अंदर जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी ना कहलाकर उसको अब हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी किस चीज पर डिपेंड करती है? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पर। तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, तो हम ये कहेंगे कि किसी भी गैस के अंदर की जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होगी, इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। किसी भी गैस के अंदर यानी कि जो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, इट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम। तो हमें ये चीज ध्यान में रखकर चलनी है कि एक जगह वॉल्यूम वेरिएबल होगा, एक जगह टेम्परेचर वेरिएबल होगा, और जब दोनों को हम ऐड करेंगे देन इट बिकम्स इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होगी। ठीक है ना, तो जब भी मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा तो आप थर्मोडायनेमिक्स भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में ही मुझे टेम्परेचर के साथ डील करना होता है, तो उस टाइम टेम्परेचर का कोई जिक्र नहीं होगा। लेकिन जब मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा तो फिर हम थर्मोडायनेमिक्स पर आ जाएंगे वापस, फिर हम टेम्परेचर की बात करेंगे। ठीक है, और इन दोनों एनर्जीज का जो सम है उसी को हम ये बोल देते हैं कि यही जो है, यही हमारी इंटरनल एनर्जी होती है। फिर आप ये देखिएगा कि जैसे ना हम कई बार आइडियल कंडीशंस लेकर चला करते थे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में, लिक्विड्स में हम ये बोल देते थे कि कोई परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है। ठीक है,
तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी जबकि प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती नहीं है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी एक आइडियल गैस की बात जरूर करेंगे, जिसका शायद आपने केमिस्ट्री में एक आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी होगी, पीवी इज इक्वल टू nRT। ठीक है, तो आइडियल कंडीशन की बात यहाँ पर भी करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करेंगे इसी में, इंटरनल एनर्जी में ही, कि इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस internal energy of an ideal gas is purely kinetic in nature. Of an ideal gas is purely kinetic in nature. देखिए इस टॉपिक को अगर पढ़ना है तो बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम बिना रीजन जाने आगे नहीं बढ़ सकते। हम ये जरूर देखेंगे कि कोई भी आइडियल गैस है, उस आइडियल गैस की इंटरनल काइनेटिक एनर्जी जो है, मतलब इंटरनल एनर्जी जो है, इट इज प्योरली काइनेटिक इन नेचर, मतलब पोटेंशियल एनर्जी उसमें होती ही नहीं, बिल्कुल नहीं होती। हाँ जी, बिल्कुल नहीं होती। उसका रीजन है कि जब हम किसी आइडियल गैस की बात करते हैं ना, तो आइडियल गैस के जो पार्टिकल्स हैं, आइडियल गैस के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, आप कहेंगे कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है इसीलिए तो उसको आइडियल गैस बोल रहे हैं। ठीक, तो प्रैक्टिकली तो वो एग्जिस्ट करेगी नहीं, प्रैक्टिकली वो एग्जिस्ट करेगी नहीं, लेकिन आइडियल गैस के केस में हम ये कहेंगे कि उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, सारे लूज पड़े रहते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट करें, इन एन आइडियल गैस there are no molecular forces of attraction because in an ideal gas there are no molecular forces there are no molecular forces of attraction, so the gas does not possess intermolecular potential energy. So the gas does not possess intermolecular potential energy. ठीक है, तो आइडियल गैस में हम सिर्फ इतना ही देखेंगे कि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो हम ये कह देंगे कि फिर वो इंटरमॉलिक जब वॉल्यूम एक्सपेंड होता था किसी गैस का, जो यहाँ बताया था, तो होता क्या था कि वो गैस एक वर्क करती थी किसके अगेंस्ट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट। ठीक है, और वो वर्क डन ही उनके मॉलिक्यूल्स में स्टोर हो जाता था एज पोटेंशियल एनर्जी। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगी, नहीं होगी। जब पोटेंशियल एनर्जी होगी ही नहीं तो हम ये कहेंगे कि आइडियल गैस जो है उसके अंदर की जो एनर्जी है इट इज प्योरली काइनेटिक इन नेचर, क्योंकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी ही नहीं। बताइए सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए, तो आज ना हम लोग इसमें इतना ही करेंगे, और बाकी तबीयत थोड़ी सी मेरी ना गड़बड़ हो गई थी, 2-3 दिन में परेशान रहा, और अभी भी बहुत पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो आप लोग बस मैसेज चेक कर लेना, हो सकता है कि मैं कल रात को आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास लूँ 9:15 बजे। ठीक है, अगर मैं कंफर्टेबल फील करूंगा तो कल एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा फिजिक्स की। ठीक है, तो सभी बच्चे प्रिपेयर रहना उस चीज के लिए। ओके सर। चलिए, ओके।